अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ आयशा। आज हम CS 401 असेंबली लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू असेंबली लैंग्वेज। पहला टॉपिक है बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर। उससे पहले हम सबसे पहले तो हम देखने लगे हैं कि हर प्रोसेसर का बेसिक आर्किटेक्चर क्या है। फिर हम देखेंगे कि एक स्पेसिफिक प्रोसेसर आर्किटेक्चर के बारे में, जो कि है इंटेल 8088। अब पहले हमें उन्होंने कुछ प्रोसेसर के बारे में बताया हुआ है, एड्रेस, डेटा और कंट्रोल बसेस। अब ये तीनों बसेस हर प्रोसेसर के अंदर होती हैं। इन तीनों बसेस के बारे में आगे जाके हम डिटेल से बात करेंगे। पहले उन्होंने हमें बताया हुआ कि अगर हम एक कंप्यूटर को ओवरऑल देखें ना, तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोसेसर, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है? ऐसी डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर के साथ इंटरफेस करती है विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड, यानी कि वो एज़ एन एक्सटर्नली वो कंप्यूटर के साथ अटैच की जाती हैं, एक्सटर्नली कनेक्ट होती हैं, जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस वगैरह। उसके बाद देखिए मेमोरी क्या होती है? मेमोरी एक इंटरनल वर्ल्ड होता है प्रोसेसर का, यानी कि जो प्रोसेसर के अंदर होती है मेमोरी। उसके बाद प्रोसेसर क्या करता है? जो भी डेटा हमने मेमोरी के अंदर स्टोर किया होता है, प्रोसेसर उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो ये काम होता है प्रोसेसर का। उसके बाद देखिए आप हम कुछ मैकेनिज्म पढ़ेंगे, रीड ऑपरेशन का मैकेनिज्म, फिर हम राइट ऑपरेशन का मैकेनिज्म। अब यहाँ पे हमें उन्होंने तीनों बसेस की कुछ डिटेल बताई हुई है। पहले हम पढ़ने लगे हैं एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या है? कि प्रोसेसर कुछ ग्रुप ऑफ बिट यूज़ करता है मेमोरी को इन्फॉर्म करने के लिए कि हम कौन-सा डेटा रीड या राइट करने जा रहे हैं। यानी कि एड्रेस बस का काम क्या है? कि प्रोसेसर जो है वो एड्रेस बस के ऊपर एड्रेस रखता है और वो एड्रेस जाता है एड्रेस बस के ज़रिए मेमोरी में, और वहाँ पे जाता है, जो कि एड्रेस इसके ऊपर रखा रहता है उस एड्रेस पे जाता है और वहाँ से डाटा को फेच करता है और उसको प्रोसेसर के अंदर दोबारा लेके आता है। यानी कि जो डेटा, जो एड्रेस इस एड्रेस बस के ऊपर रखा जाता है, वो एड्रेस होता है ग्रुप ऑफ बिट्स। यानी कि जो एड्रेस इसके ऊपर रखा जाता है, वो बिट्स की फॉर्म में होती है। वो बिट्स, कुछ बिट्स होती हैं जो उसके ऊपर रखी जाती हैं और वो जाती है मेमोरी के पास, वहाँ जाके उस एड्रेस के पास एड्रेस बस जाती है, वहाँ से मेमोरी को फेच करती है। डेटा बस का काम क्या होता है? डेटा को एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करने के लिए यूज़ होती हैं प्रोसेसर के अंदर। यानी कि हम जो भी डेटा मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं, वो एड्रेस बस के ज़रिए जाता है। यानी कि ये बसेस एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं प्रोसेसर के अंदर, जो कि डेटा को मूव करने के लिए, कमांड्स को मूव करने के लिए यूज़ होते हैं प्रोसेसर के अंदर। अब थर्ड देखें कंट्रोल बस क्या होती है? कंट्रोल बस होती है कि जो कि प्रोसेसर को इन्फॉर्म करती है कि क्या कमांड्स मिली है, यानी कि या तो रीड की कमांड मिलती है या राइट की। यानी कि यूज़र जो है या तो रीड की कमांड दे रहा था या तो वो राइट की। जो भी कमांड वो देता है, वो कंट्रोल बस के ज़रिए प्रोसेसर में जाती है। फिर प्रोसेसर जाके आगे ऑपरेशन परफॉर्म करता है उन कमांड्स के ऊपर। यानी कि यहाँ पर देखिए डायग्राम के ज़रिए हमें बताया जा रहा है, ये प्रोसेसर है, ये मेमोरी, ये पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस में तमाम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस शामिल होते हैं, यानी कि हर जितने भी डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स वगैरह, बाकी जितनी भी डिवाइसेस हैं, वो कनेक्ट की जाती हैं सीपीयू के साथ, जबकि सीपीयू के अंदर जो मेमोरी है वो डायरेक्टली कनेक्ट होती है प्रोसेसर के साथ। अब यहाँ पे देखें कि डेटा को मूव करने के लिए, कमांड्स को मूव करने के लिए कुछ बसें इस्तेमाल हो रही हैं, जो कि कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस है। अब ये बसेस किस लिए इस्तेमाल होती हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक यूज़र बैठा हुआ, उसने कमांड दी रीड की कमांड यहाँ पे आई, ये कमांड कंट्रोल बस ने कैच कर ली। अब कंट्रोल बस के अंदर कमांड क्या है? रीड की कमांड। अभी कंट्रोल बस जाएगा प्रोसेसर में, इसको बताएगा कि रीड की कमांड आई है। प्रोसेसर को पता चलेगा कि रीड करना है काम, ऑपरेशन क्या करना है? रीड का ऑपरेशन करना है। तो ये क्या करेगा? अ एड्रेस बस के ऊपर एड्रेस रखेगा उस डेटा का जो हमने रीड करना है, और वो एड्रेस जो है एड्रेस बस के ज़रिए मेमोरी में जाएगा और उस मेमोरी में जाके वो उस एड्रेस के पास जाएगा और वहाँ से डेटा को, उस एड्रेस से डेटा को फेच करेगा और दोबारा से वो डेटा इस डेटा बस के ऊपर रखेगा और वो डेटा मेमोरी से जाएगा प्रोसेसर के अंदर, और वो जो यूज़र ने रिक्वायर किया था डाटा, वो उसको डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया जाएगा। समझ आ गई? इसी तरह अगर यूज़र चाहता है डेटा को राइट करना, तो क्या करेगा? कुछ डेटा एंटर करेगा, जो डेटा इसने एंटर किया वो डेटा बस के ऊपर चला गया। यानी कि यहाँ पे 2 काम हुए। डेटा जो है वो जो उसने एंटर किया है वो डेटा बस के ऊपर चला गया है और वो डेटा डायरेक्टली चला गया है प्रोसेसर के ऊपर। इस तरह कमांड यहाँ से गई कंट्रोल बस के ऊपर राइट की। राइट की कमांड प्रोसेसर के ऊपर चली गई। अब डेटा इस डेटा बस के ऊपर है और कंट्रोल बस से इसको इन्फॉर्म किया कि डेटा को जो है, जो डेटा मिला है उसको प्लेस करना है, उसको राइट करना है। तो प्रोसेसर ने क्या किया? एक एड्रेस इस एड्रेस बस के ऊपर रखा,
उसने बताया कि इस एड्रेस पे जाके जो डेटा एंटर किया है, उसको जाके वहाँ स्टोर कर दो। अभी एड्रेस बस के ज़रिए प्रोसेसर इसको एड्रेस देगा, एड्रेस बस के ज़रिए वो एड्रेस जाएगा मेमोरी के ऊपर, वहाँ जाके वो उस एड्रेस पे उस डेटा को लेके जाएगा और उस डेटा को स्टोर कर देगा। तो ये होता है मैकेनिज़्म रीड और राइट का। रजिस्टर से पहले हम कुछ थोड़ा-सा मैकेनिज़्म पढ़ लेते हैं कि ऑपरेटर और ऑपेरेंड्स के बारे में। द बेसिक पर्पस ऑफ कंप्यूटर्स टू परफॉर्म ऑपरेशन। अब कंप्यूटर का बेसिक पर्पस क्या होता है? ऑपरेशन को परफॉर्म करना। और ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें ऑपेरेंट्स चाहिए होते हैं। यानी कि अगर हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कोई अरिथमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन, तो सारी बात है ये ऑपरेशन जो है एक ऑपेरेंट्स होंगे तो उनके ऊपर ऑपरेशन किया जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 2+5 लिखा। अब 2 और 5 क्या है? ऑपेरेंट्स है और प्लस क्या है? यहाँ पे ऑपरेटर है। अभी ऑपरेटर कब परफॉर्म करेगा? जब इसको ऑपेरेंट्स मिलेंगे। यानी कि 2 और 5 यहाँ पे इसको मिले हैं और इस प्लस ने क्या करना है? ऑपरेशन और परफॉर्म करना है एडिशन का इन दोनों ऑपेरेंट्स के ऊपर, इनको प्लस करेगा, ठीक है? यानी अगर ये ऑपेरेंट्स होंगे तो ऑपरेटर जो है वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने रजिस्टर की डेफिनेशन लिखी हुई है। रजिस्टर क्या होता है? टेम्परेरी स्टोरेज प्लेसेस होता है इनसाइड द प्रोसेसर कॉल्ड रजिस्टर्ड। यानी कि ये प्रोसेसर के अंदर कुछ टेम्परेरी आरजी स्टोरेज प्लेसेस होती हैं, जिसको हम रजिस्टर कहते हैं। अब ये रजिस्टर्स आगे जाके हम वन बाय वन सारे रजिस्टर्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ये क्या होते हैं। यानी कि अब इनका काम क्या होता है? जब भी हम कोई डेटा एंटर करते हैं ना, तो सबसे पहले जाके अब अगर हम कोई 2+5 एक सीक्वेंस के हिसाब से हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देने हैं, पहले हमें 2 दिया, फिर 5 दिया, फिर पहले हमें 2 दिया, फिर प्लस दिया, फिर 5 दिया। अब 2 जो है ये टेम्परेरी स्टोरेज में जाके पहले स्टोर हो गया है। अभी उस टेम्परेरी स्टोरेज में कोई भी रजिस्टर हो सकता है, जो कि हम आगे जाके हम प्रोग्राम काउंटर पढ़ेंगे, जो एक स्पेशल रजिस्टर है, जो इस काम के लिए इस्तेमाल होता है। अभी 2 जाके उस टेम्परेरी स्टोरेज में जाके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद वो 2 जो है वहाँ से फिर प्रोसेसर के अंदर जाएगा। फिर अ, अगले रजिस्टर के अंदर जाएगा। प्लस जो है फिर दोबारा उसी टेम्परेरी स्टोरेज प्लेस के ऊपर जाएगा। उसके बाद फिर 5 जाएगा। यानी कि वन बाय वन हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रहे हैं। एट अ टाइम हम मोर देन वन इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रहे हैं। जब हम एट अ टाइम मोर देन वन इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रहे होते हैं, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता वन बाय वन टेम्परेरी स्टोरेज से होते हुए आगे जाती है और फिर ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अब यहाँ पे देखें रजिस्टर्स आर लाइक अ स्क्रैच पैड रैम। व्हाट डज दैट मीन? क्या मतलब है इसका? स्क्रैच पैड रैम मीन्स कि एक ऐसी टेम्परेरी प्लेस, एक ऐसी फास्ट एंड टेम्परेरी जो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कंप्यूटर को, वो टेम्परेरी टेम्परेरी तौर पे वहाँ पे जाके पहले टेम्परेरी प्लेस पे जाते हैं, फिर वो जो आगे जाके उन पे ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा होता है। अब स्क्रैच पैड रैम का मतलब क्या है? टेम्परेरी एरिया, एक ऐसा फास्ट एरिया, मेमोरी का एरिया जहाँ पे उस डेटा के इंस्ट्रक्शन को वन बाय वन रखा जाता है और वो वन बाय वन एग्जीक्यूट हो रही होती हैं आगे जाके। तो इसका मतलब ये है। यानी कि ये टेम्परेरी प्लेस जो है, टेम्परेरी मेमोरी स्टोरेज जो है, ये रैम से भी ज़्यादा फास्ट होती है। ये बहुत फास्टली वर्क करती हैं प्रोसेसर के अंदर। Their operation is very much like normal memory cells. They have precise location and remember what is placed inside them. अब इनको याद होता है कि इसके अंदर कौन सा डेटा रखा गया। दे आर यूज्ड व्हेन वी नीड मोर देन वन डेटा एलिमेंट इनसाइड द। अभी कब इस्तेमाल करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम जो है वो सीक्वेंसली हम जो है वो एट अ टाइम इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कंप्यूटर को, प्रोसेसर को, तो वन बाय वन इंस्ट्रक्शन जाके उस टेम्परेरी एरिया में जाके ठहरेगी, स्टे करेगी, फिर वन बाय वन वो आगे जाएगी। तो जब वो उसकी जगह खाली होती है, तो उसकी पिछली इंस्ट्रक्शन उसकी जगह पे आ जाती है। तो ये होता है इनका काम। अब यहाँ पे देखिए, अब हम कुछ टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स पढ़ने लगे हैं, यानी कि रजिस्टर पढ़ने लगे हैं जो कि टेम्परेरी स्टोरेज एरिया के बारे में हम लोग पढ़ने लगे हैं। अब यहाँ पे देखिए एक्यूमुलेटर फर्स्ट जो है एक सेंटर रजिस्टर है, जो कि हर प्रोसेसर में इस्तेमाल होता है, जिसको हम एक्यूमुलेटर कहते हैं। इसका काम क्या होता है? जितने भी हमने मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, मैथमेटिकल मीन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और बाकी जितने भी हैं, और यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेशंस जैसे कि एंड और नॉट वगैरह, जितने भी हमें मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, वो हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर जाते हैं, ठीक है? यानी कि जब मैंने 2+5 किया, तो वो पहले वन बाय वन एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर गए, फिर आगे जाके उन पे ऑपरेशन जो है परफॉर्म हुआ। द वर्ड साइज ऑफ अ प्रोसेसर इज डिफाइंड बाय द विड्थ ऑफ इट्स एक्यूमुलेटर। अब हर रजिस्टर की एक विड्थ होती है, एक उसका साइज होता है, ठीक है? जिसको हम वर्ड साइज कहते हैं। अब सॉरी, वर्ड साइज हम प्रोसेसर की विड्थ को कहते हैं, यानी कि आपको पता है प्रोसेसर की जो विड्थ होती है,
कुछ प्रोसेसर की विड्थ होती है 64 बिट, कुछ की 32 बिट, कुछ की 16 बिट। अब जो ट्रेडिशनल जो प्रोसेसर थे, जो कि ओल्डेस्ट प्रोसेसर थे, वहाँ पे उनका विड्थ बहुत कम होती थी। जैसे कि 16 बिट, ऐसा-ऐसा न्यू प्रोसेसर आना शुरू हुए जिनकी स्टोरेज ऐसा-ऐसा बढ़ती गई, जो कि 32 बिट, देन अभी जो सारा यूज़ होता है वो 64 बिट यूज़ होता है प्रोसेसर्स। अब प्रोसेसर की जो वर्ड साइज़ है वो डिफ़ाइन की जाती है एक्यूमुलेटर के विड्थ की। एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर है जिसकी अपनी विड्थ है। अब अगर एक 32 बिट एक्यूमुलेटर है तो उसका प्रोसेसर भी 32 बिट ही होगा, यानी कि डिपेंड कार्ड होती है। जितने बिट एक्यूमुलेटर होगा उतने बिट ही प्रोसेसर होगा। अब सेकंड यहाँ पे देखें, पहले हमने एक्यूमुलेटर रजिस्टर पढ़ा, सेकंड रजिस्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉइंटर, इंडेक्स एंड और बेस रजिस्टर। याद रहे ये हम लोग पढ़ रहे हैं रजिस्टर्स के बारे में, ठीक है? जो पहले हमने एक्यूमुलेटर पढ़ा, अब हम पॉइंट, इंडेक्स और बेस रजिस्टर पढ़ रहे हैं। अब पॉइंटर, इंडेक्स को हम बेस रजिस्टर भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने लिखा होता है नेम बेस फॉर मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चर। अब जब किसी भी प्रोसेसर को जो है मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है, तो क्या होता है उनके जो अंदर जो प्री डिफाइंड रजिस्टर्स होते हैं ना, रजिस्टर को पहले प्री डिफाइन किया जाता है ना बनाते वक़्त, तो उन रजिस्टर के पहले से ही नाम रखे जाते हैं। हर कंपनी जब प्रोसेसर बनाती है अपना, जब मैन्युफैक्चर करती है तो वो अपने मुताबिक उनके अंदर रजिस्टर्स के नाम रखती है। तो जो हर प्रोसेसर इस तरह हर प्रोसेसर का दूसरे प्रोसेसर से डिफर रजिस्टर्स के नेम होते हैं, जिसको हम नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। यानी कि हर मैन्युफैक्चरर का दूसरे मैन्युफैक्चरर से नाम जो है वो वेरी करता है, वो बदलता है, मुख्तलिफ होता है। बट द बेसिक डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी इज़ दैट इट डज़न्ट होल्ड डेटा बट होल्ड द एड्रेसेस ऑफ डाटा। लेकिन बात ये है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ की ये है पॉइंटर, इंडेक्स, रजिस्टर की, कि ये रियल डेटा को स्टोर नहीं करता। ये उस डेटा के एड्रेस को स्टोर कर रहा होता है। अब यहाँ पे देखिए जैसे हम हाई लेवल लैंग्वेज में एरेज़ बनाते हैं, अब उसके अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं। अब उस इंडेक्स के अंदर हम एड्रेस कुछ पोज़ीशनिंग एड्रेस हम बता रहे होते हैं कि इस पोज़ीशन पे जाके हमें इस एड्रेस पे जाओ और वहाँ से हमें डाटा जो वो फेच करके दो। अब वहाँ पे एक लूप चल रहा होता है। द रैशनल कैन बी अंडरस्टूड बाय एग्जामिनिंग अ फॉर लूप इन अ हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि हम इसको हाई लेवल लैंग्वेज में फॉर लूप की तरह एग्जामिन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि उसके अंदर क्या होता है कि एक लूप चलता है। कि क्या होता है एरेज़ के अंदर, अगर हमारे पास एरेज़ के अंदर 10 वैल्यू स्टोर्ड है, तो वो 0 से शुरू हो रही है। और अगर हमने अब यहाँ पे मैंने एक बनाई होगी, यहाँ पे देखिए मैंने एक एरे बनाई है 10 वैल्यूज़। 10 एक एरे जिसके अंदर 10 सेल्स हैं, और मैंने आपको बताया था कि मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर होता है सेल्स की फॉर्म में। अब हर सेल की जो विड्थ होती है, वो होती है 1 बाइट की, यानी कि 8 बिट की। 8 बिट को मिला के 1 बाइट बनता है ना, तो हर सेल का साइज़ जो होता है वो 1 बाइट होता है, यानी कि 8-8 बिट हर सेल में स्टोर होती हैं। अब यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमने एक अरे ली है, इस अरे में हमने 10 वैल्यू स्टोर की हैं। हर वैल्यू की अपनी-अपनी एक पोज़ीशन है। जैसे कि आपको पता है कि अरे 0 पोज़ीशन से शुरू होती है प्रोसेसर के अंदर, मेमोरी के अंदर। मेमोरी के अंदर 0 पोज़ीशन से शुरू होती है और वो ऑनवर्ड आगे इंक्रीज़ होती रहती है। अब अगर हमने कोई भी डेटा को फेच करना है, तो क्या करेंगे हम पोज़ीशन के ज़रिए, यानी कि पहले हम क्या करते हैं इंडेक्स में उस पोज़ीशन का नाम लिखते हैं, फिर उस पोज़ीशन फिर वो एक लूप चल रही होती है जो 0 से शुरू होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पोज़ीशन 4 में जो डेटा है उसको फेच करना है। तो क्या होगा कि अ, प्रोसेसर जो अरेज है सॉरी जो लूप है वो 0 से शुरू होगा और वो लूप आहिस्ता से चलेगा, 1 पे आएगा, यहाँ से भी हमारी वैल्यू मैच नहीं हुई, 2 पे भी नहीं हुई, 3 पे भी नहीं हुई। यहाँ पे आ जाएगा पोज़ीशन पे, यहाँ पे जो एड्रेस होगा वो एड्रेस हमें मिल जाएगा। यानी कि हम इंडेक्स में हम क्या करते हैं पोज़ीशन बता रहे होते हैं कि इस पोज़ीशन पे जाओ उस अरे के अंदर, और उस पोज़ीशन के जाने के बाद उस पोज़ीशन में जो डाटा है वो हमें दो। तो ये इस तरह काम करता है। इसी तरह जो हुँ, पॉइंटर रजिस्टर्स होते हैं उनके भी वो भी ऐसे ही लूप की तरह काम करते हैं। इनके अंदर भी वैल्यू स्टोर होती हैं और जो कि 0 से एलिमेंट से शुरू होती हैं और ऑनवर्ड एक लूप चल रहा होता है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारे पास रजिस्टर्स हैं, फ्लैग रजिस्टर और प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। अभी तक हम एक्यूमुलेटर पढ़े, हमने वो कुछ पॉइंटर, इंडेक्स और बेस रजिस्टर के बारे में पढ़े। अब हम यहाँ पे देखिए पढ़ने लगे हैं फ्लैग रजिस्टर और प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। अब फ्लैग रजिस्टर को हम प्रोग्राम स्टेटस वर्ड भी कहते हैं। अब फ्लैग रजिस्टर्स क्या होते हैं? दिस इज अ स्पेशल रजिस्टर इन एवरी आर्किटेक्चर कॉल्ड द फ्लैग रजिस्टर और द प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। एक स्पेशल रजिस्टर होता है हर आर्किटेक्चर में,
जिसको हम फ्लैग रजिस्टर्ड कहते हैं या फिर प्रोग्राम स्टेटस कहते हैं। फ्लैग रजिस्टर को हम प्रोग्राम स्टेटस वर्ड भी कहते हैं। लाइक द अक्यूमुलेटर इट इज़ एन 8, 16 और 32 बिट। अक्यूमुलेटर के जैसे मैंने आपको बताया था कि हर रजिस्टर के अपने-अपने बिट होते हैं, कुछ 8 बिट के होते हैं, कुछ 16, कुछ 32। अब अक्यूमुलेटर की तरह ये भी 8, 16, 32 बिट रजिस्टर होते हैं। लेकिन अनलाइक द अक्यूमुलेटर इट इज़ अ मीनिंगलेस। लेकिन जैसे कि अक्यूमुलेटर में हमने देखा था कि वो एज़ अ यूनिट काम करता है। यानी कि उसके अंदर जो बिट्स है वो एज़ अ यूनिट काम करेंगे। रादर द इंडिविजुअल बिट कैरी डिफरेंट मीनिंग। जबकि जो फ्लैग रजिस्टर के अंदर हर बिट की अपने एक अलग मीनिंग होता है फ्लैग रजिस्टर के अंदर। ये एज़ अ यूनिट काम नहीं करती। अक्यूमुलेटर के अंदर जो हमने पढ़ा था अक्यूमुलेटर रजिस्टर वो एक उसका जो डेटा वो एज़ अ यूनिट काम करता है, लेकिन जो फ्लैग रजिस्टर्स का जो बिट होती है वो उसका हर बिट का अपना-अपना अलग-अलग मीनिंग होता है, ठीक है? जो आगे जाके हम पैरिटी बिट वगैरह सारा कुछ पढ़ेंगे इसके अंदर। तो उसके वो हर बिट जो है वो अपना अलग-अलग काम कर रही होती है। एक इंडिपेंडेंटली वो काम कर रही होती है। वो एक्यूमुलेटर की तरह एज़ अ यूनिट काम नहीं करती, ठीक है? द बिट ऑफ अ एक्यूमुलेटर वर्क इन पैरेलल एज़ अ यूनिट। यानी कि अब एक्यूमुलेटर के अंदर जो बिट्स होती हैं वो एक पैरेलल यूनिट के तौर पे पैरेलल काम करती हैं। एंड ईच बिट मीन द सेम थिंग और हर बिट का मतलब सेम होता है। द बिट ऑफ द फ्लैग रजिस्टर वर्क इंडिपेंडेंटली। जबकि फ्लैग रजिस्टर के अंदर जो बिट्स होती हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, इंडिविजुअली। यानी कि हर बिट अपना-अपना अलग-अलग काम करती है। एंड कंबाइंड वैल्यू इज़ मीनिंगलेस। और इनकी अगर हम कंबाइन करें तो ये एक मीनिंगलेस। यानी कि अक्यूमुलेटर जिस लाइक मीनिंगफुल होता है, फ्लैग जिस टाइम मीनिंगलेस, क्योंकि इसके अंदर हर बिट अपना अलग-अलग काम कर रही होती है। जबकि वो क्यों मीनिंगफुल होता है, क्योंकि उसमें हर बिट एज़ अ यूनिट इकट्ठा काम कर रही होती है। प्रोग्राम काउंटर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होती है? अ, एवरीथिंग मस्ट ट्रांसलेट इनटू अ बाइनरी नंबर फॉर आवर डम्ब प्रोसेसर टू अंडरस्टैंड। हर चीज़ जो है वो बाइनरी नंबर के अंदर ट्रांसलेट होती है। क्यों? हमारे डम्ब जो प्रोसेसर होता है उसको समझाने के लिए। यानी कि अब क्या करता है कि देयरफॉर द इंस्ट्रक्शन देमसेल्फ मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू नंबर्स। हम जो भी इंस्ट्रक्शंस को दे रहे हैं, रादर वो वर्ड है या फिर कोई स्ट्रिंग है, तो वो हम तो डायरेक्टली समझ रहे होते हैं। अगर हमने कोई यहाँ पे देखिए, हमने कोई अगर ऐड है तो ऐड ह्यूमन तो समझ रहा होता है, इंसान तो समझ रहा होता है, लेकिन कंप्यूटर इसको डायरेक्टली नहीं समझ रहा होता। वो इसको जब नंबर्स में कन्वर्ट करेगा तब वो समझेगा। इसीलिए हम तो डिफरेंट लैंग्वेज को समझ रहे होते हैं ना, जैसे कि नंबर्स को भी हम समझ रहे होते हैं, हम जो है वो इंग्लिश वर्डिंग को भी हम समझ रहे होते हैं। अब ऐड तो हम डायरेक्टली समझ रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर इसको डायरेक्टली समझता, वो हर चीज़ नंबर्स की फॉर्म में समझेगा। चाहे वो स्ट्रिंग है, उसको भी वो ट्रांसलेट करेगा, पहले ऐड को ट्रांसलेट करेगा नंबर्स में, फिर वो उसको अंडरस्टूड करेगा। दिस नंबर इज द एक्चुअल इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर। अब ये नंबर्स ही होते हैं जो कंप्यूटर के एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अ प्रोग्राम इज़ डिफाइंड टू बी एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम क्या होता है? एक ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। व्हाट डज़ दैट मीन? इसका मतलब कि जो भी इंस्ट्रक्शन उसके अंदर जा रही हैं, जो भी वो इंस्ट्रक्शन जो हमने प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होंगी। ऐसे नहीं होगा कि वो पहली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया, फिर वो कुछ इंस्ट्रक्शन छोड़ेगा, फिर आगे जाके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, ऐसे नहीं। बल्कि पहली इंस्ट्रक्शन को रन करेगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह सो ऑन। इंस्ट्रक्शन हैव अ position relationship. The whole logic depend on its positioning. If the computer execute the fifth instruction after the first and not the second, अगर कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है पांचवी इंस्ट्रक्शन को, पहली भी नहीं करता, दूसरी भी नहीं करता, वो डायरेक्टली पांचवी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, तो क्या होगा? ऑल लॉजिक इज गॉन। हमारा तमाम लॉजिक है वो चला जाएगा। द प्रोसेसर शुड एंश्योर दिस ऑर्डरिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। हमारे प्रोसेसर को ये ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो एंश्योर करना चाहिए। द प्रोसेसर जिसमें एग्जिस्ट इन एवरी प्रोसेसर कॉल्ड प्रोग्राम काउंटर। अब ये स्पेशल रजिस्टर जो है वो एग्जिस्ट करता है हर प्रोसेसर के अंदर है, जो कि है प्रोग्राम काउंटर और द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। अब मैंने आपको बताया था कि हम वो रजिस्टर पढ़ेंगे। एक स्पेशल रजिस्टर होता है जो कि ए सीफर्स के मुताबिक डाटा को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, जो कि प्रोग्राम काउंटर, जिसके शॉर्ट फॉर्म पीसीबी देखते हैं। अब पीसी की फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम काउंटर। ये एक स्पेशल रजिस्टर होता है जो कि हर प्रोसेसर में होता है, जो कि इसको हम इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी कहते हैं। ये एंश्योर करता है ऑर्डर को, यानी कि ये ऑर्डर को एंश्योर करता है, ठीक है? यानी कि फॉर एग्जांपल ये प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर है जो टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है, बहुत फास्ट और टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है। यानी कि अगर हम 2+5 कंप्यूटर कीबोर्ड के ज़रिए कंप्यूटर को दे रहे हैं ना, तो क्या होगा कि पहले 2, अब ये नहीं करेगा अगर हमने 2+5 किया तो पहले 5 इस प्रोग्राम काउंटर के अंदर चला जाएगा। नहीं, पहले हमने 2 प्रेस किया है, 2 जाएगा इसके ऊपर, फिर जब वो 2 आगे चला जाएगा, फिर हमने क्या किया है,
ऐड की इंस्ट्रक्शन दी है, ऐड का कीवर्ड दिया है, ऐड उसकी जगह चला जाएगा, ऐड के बाद वो 5 जाएगा फिर उसको प्लस करेगा। यानी कि इससे एक ऑर्डर को फ़ॉलो करना होता है। जिस ऑर्डर के मुताबिक हम इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कंप्यूटर को, वो उस ऑर्डर के मुताबिक ही काम कर रहा होता है। तो ये प्रोग्राम कोड एक स्पेशल रजिस्टर इसीलिए होता है जो कि सीक्वेंस के मुताबिक हर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है वन बाय वन। यानी कि द प्रोग्राम कोड होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। यानी कि अगली जो भी हमने इंस्ट्रक्शन उसको दे दी है, वो उसके एड्रेस को होल्ड करके रखता है एग्जीक्यूट करने के लिए। आई होप सो कि कुछ अंडरस्टैंड किया होगा इसको भी। इंस्ट्रक्शन ग्रुप्स क्या होते हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, इंस्ट्रक्शंस ग्रुप के बारे में पढ़ने लगे हम लोग। इंस्ट्रक्शन ग्रुप्स क्या होते हैं कि जब एक किसी भी सिस्टम को मैन्युफैक्चर किया जाता है ना, उसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड जो वर्ड हैं, वो उसके अंदर स्टोर किए जाते हैं। जैसे कि हमें पता है कि असेंबली लैंग्वेज एक लोअर लैंग्वेज है, हाई लैंग्वेज नहीं है, एक लोअर लैंग्वेज यानी कि नियर टू मशीन होती है, नियर टू ह्यूमन नहीं होती। यानी कि इसके अंदर जो वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं वो जो इंसान समझते हैं। जैसे कि उन वर्ड्स को हम नेमोनिक्स कहते हैं, जैसे कि ऐड, मूव, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई। अब ये जो इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन इनको हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं, जो असेंबली लैंग्वेज के अंदर होते हैं ना, मूव, ऐड, सब्ट्रैक्ट, लोड, स्टोर। ये जो प्री डिफाइन इसके अंदर जो वर्ड्स स्टोर होते हैं, उनको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन ग्रुप्स। यानी कि जब ये उस वक़्त इसके अंदर स्टोर किया रहता है जब प्रोसेसर को मैन्युफैक्चर किया जाता है, जब उसको बनाया जाता है, उस वक़्त हम इस इन वर्ड्स को उसके अंदर स्टोर करते हैं। अब इन वर्ड्स को हम असेंबली लैंग्वेज में कहते हैं नेमोनिक्स कहते हैं। some manufacturer name the mnemonic for data movement instruction as move। अब कुछ इंस्ट्रक्शन ने mnemonics का नाम दिया रहता है move। कुछ यहाँ पे लोड होते हैं, कुछ स्टोर होते हैं। यानी कि सारे वर्ड्स असेंबली लैंग्वेज के अंदर स्टोर होते हैं, जिनको हम mnemonics कहते हैं। प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जो कि इंस्ट्रक्शन ग्रुप्स होते हैं, कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। ये कार्य होता है, कुछ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होता है। मूव का मतलब मूव करना, लोड का मतलब लोड करना, स्टोर का मतलब स्टोर। बट द बेसिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज सिमिलर इन एवरी प्रोसेसर। लेकिन जो सेट का बेसिक जो कि इंस्ट्रक्शन जो सेट का जो बेसिक है, वो हर प्रोसेसर में सेम होता है। ग्रुपिंग ऑफ क्लियर इंस्ट्रक्शन मेक लर्निंग अ न्यू प्रोसेसर क्विक एंड ईजी। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको समझ आएगी कि इंस्ट्रक्शन ग्रुप्स के बारे में। सबसे पहले हमारे पास है डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन। मूव हम लोग पढ़ने लगे हैं। अब हम जो है वो कुछ प्रोग्रामिंग भी साथ-साथ सीखना शुरू करेंगे असेंबली लैंग्वेज की। अब यहाँ पे देखिए पहली इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी हुई है, पहली स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, मूव AX, BX। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम वैल्यू को मूव कर रहे हैं। यानी कि जो BX के अंदर वैल्यू है वो हम AX के अंदर जा रहे हैं। अब AX का मतलब क्या है? एक्यूमुलेटर एक्सटेंडेड, BX का बेस एक्सटेंडेड। यानी कि हम इस रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू है, उस वैल्यू को हम इस रजिस्टर के अंदर जाके लेके जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इस वैल्यू को हम इस रजिस्टर के अंदर लेके जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है? तो मूव इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है कि डेटा को एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस में मूव करवाना। यानी कि इस वैल्यू को लोड किया जा रहा है। अब आगे देखिए अरिथमेटिक और लॉजिक इंस्ट्रक्शन कुछ होती हैं, जैसे कि अरिथमेटिक के अंदर क्या-क्या रहता है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, एडिशन। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या लिखा हुआ है, ऐड, इस वैल्यू को ऐड किया जाए इस रजिस्टर के अंदर। यानी कि अब यहाँ पे देखिए एंड की इंस्ट्रक्शन उन्होंने लिखी हुई है, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन लिखी है। ये ऐड दोनों अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है। एंड जो है ये एक लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है। इसका मतलब क्या है कि इस वैल्यू को इस रजिस्टर के अंदर रखा जा रहा है ऐड का इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हुए। अब आगे जाके हमारे साथ जब लैंग्वेज पढ़ना आगे जाके हम ये सारी जो ऐसा सब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको अंडरस्टूड हो जाएंगे। ऐड BX, 0534। यानी कि ये जो वैल्यू है इसको हम BS रजिस्टर के अंदर मूव कर रहे हैं, सॉरी ऐड कर रहे हैं। इस वैल्यू को इस रजिस्टर के अंदर लेके जा रहे हैं, हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, ठीक है? इसी तरह अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट का मतलब क्या है? ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है ना, ये हमारे पास जैसे ये वैल्यू इस तरह रियल वैल्यू नहीं है। अब इस BX के अंदर हम ये रियल वैल्यू स्टोर नहीं कर रहे। हम इस वैल्यू का एड्रेस इस रजिस्टर के अंदर बेस एक्सटेंडेड के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखें जो 1200 इसका जो एड्रेस है, वो हम इस BX के अंदर ऐड कर रहे हैं, ठीक है? ऐड करके इस BX के अंदर रख रहे हैं। ब्रैकेट का मतलब अब ये याद रखना है कि ब्रैकेट का मतलब हमेशा होता है कि इसके अंदर रियल वैल्यू नहीं है बल्कि उस वैल्यू का एड्रेस होता है, समझ आ गई?
अब यहाँ पे देखिए प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होती है, यानी कि ऐसे इंस्ट्रक्शन जिससे हम प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखिए कंपेयर, जंप, नोट, इक्वल। सीएमपी का मतलब होता है कंपेयर, जीएनई का मतलब होता है जंप, नोट, इक्वल। अब ये प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होती हैं, यानी कि हम प्रोग्राम को कंट्रोल करने वाली इंस्ट्रक्शन होती हैं। क्या मतलब इसका? कि हम कंपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, हम कंपेयर कर रहे हैं कि जो AX रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू है, क्या वो 0 के बराबर है? अगर वो बराबर नहीं है, तो क्या कर दो, इस वैल्यू को जंप करो। यानी कि कंपेयर किया जा रहा है कि क्या AX रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है। अगर वो दोनों इक्वल नहीं है, कंपेयर किया जा रहा है ना, एक कंपैरिजन का यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लगाई हुई है यहाँ पे कंपेयर की। तो कंपेयर किया जा रहा है कि क्या AX रजिस्टर के अंदर भी 0 है। अगर 0 है तो दोनों इक्वल होंगे, अगर इक्वल नहीं है, उन्होंने कहा कि जंप करो, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो इस वैल्यू को जंप करो। आगे देखें, स्पेशल इंस्ट्रक्शन कुछ होती हैं। अब यहाँ पे देखिए CL का मतलब क्या है? क्लियर इंटरप्ट। STI का मतलब क्या है? सेट इंटरप्ट। क्लियर का मतलब 0, सेट इंटरप्ट का मतलब सेट करना, वैल्यू को 1 कर देना, ठीक है? तो क्लियर का मतलब 0 होता है। तो ये आगे जाके हम अभी इनको यूज़ करेंगे स्पेशल इंस्ट्रक्शन को, तो ये भी आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं इंटेल आर्किटेक्चर के बारे में। मैंने आपको शुरू में कहा था इस लेक्चर के कि अभी तो हमने जो कुछ पढ़ा है ना, वो हमने ओवरऑल हर प्रोसेसर की फंक्शनिंग हमने देखी है। हमने देखा, जितने भी हमने रजिस्टर्स देखे हैं, हमने बसेस देखी हैं, तो हमने देखा था कि ओवरऑल हर रजिस्टर, हर प्रोसेसर को जब मैन्युफैक्चर किया रहता है, तो वो हर प्रोसेसर के अंदर होते हैं, रजिस्टर्स भी होते हैं, बसेस भी होती हैं, ठीक है? अब हमें किसी एक स्पेसिफिक प्रोसेसर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है इंटेल IAP X88 आर्किटेक्चर। अब IAP का मतलब क्या है, ये हम पढ़ने लगे हैं। टेक्निकली IAP X88 स्टैंड फॉर इंटेल एडवांस्ड प्रोसेसर एक्सटेंशन 88। अब I का मतलब क्या है? इंटेल। A का मतलब एडवांस्ड, P का मतलब प्रोसेसर, X का मतलब एक्सटेंशन 88। ये एक प्रोसेसर का नाम है। इट वाज अ फर्स्ट सक्सेसफुल प्रोसेसर आल्सो कॉल्ड 8088। ये एक पहला कामयाब प्रोसेसर था, सक्सेसफुल प्रोसेसर था, जिसको हमने 8088 का नाम दिया, कहलाता है। एंड वाज यूज्ड इन द वेरी फर्स्ट IBM पीसी मशीन्स। और ये बहुत पहली जो IBM पीसी, यानी कि जो पर्सनल कंप्यूटर मशीन्स होते थे, उनमें ये इस्तेमाल हुआ था। IBM स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये प्रोसेसर वेरी फर्स्ट IBM मशीन के अंदर इस्तेमाल हुआ। IBM मीन्स इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, PC पर्सनल कंप्यूटर। यानी कि ये प्रोसेसर जो था बनाया तो इंटेल वालों ने था, लेकिन ये इस्तेमाल इन इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के पर्सनल कंप्यूटर्स में हुआ था। और डिस्कशन विल रिजॉल्व अराउंड 8088 इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द कोर्स। पहले हाफ कोर्स में हमारी डिस्कशन जो है वो 8088 यानी कि इस प्रोसेसर के बारे में होगी, जबकि अगले हाफ कोर्स में हम जो है वो इंटेल 386 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, व्हिच इज़ वेरी एडवांस्ड एंड पावरफुल प्रोसेसर, जो कि 8088 से भी एडवांस और पावरफुल प्रोसेसर है। 8088 is a 16-bit processor with its accumulator and R of 16 bit। अब ये सिस्टम की विड्थ क्या थी? 16 बिट का प्रोसेसर था। अब हमें पता है कि अगर प्रोसेसर की विड्थ 16 बिट होती है, वर्ड साइज जिसको हम कहते हैं, ऊपर हमने जो पढ़ा था। अब जितना प्रोसेसर का वर्ड साइज होता है ना, उतना ही अक्यूमुलेटर का भी साइज होता है, ठीक है? बिकॉज़ अक्यूमुलेटर डिपेंड ऑन द प्रोसेसर प्रोसेसर्स विड्थ एंड आर रजिस्टर ऑफ 16 बिट्स। यानी कि इस प्रोसेसर के अंदर जो है, ये प्रोसेसर क्या है, इसकी वर्ड साइज क्या है? 16 बिट, और इसका अक्यूमुलेटर भी 16 बिट का होगा, और इसके अंदर जितने भी रजिस्टर्स होंगे वो भी 16 बिट के ही होंगे। यानी कि जितना प्रोसेसर की विड्थ होती है ना, उतनी ही रजिस्टर की भी विड्थ होती है। 386 ऑन द अदर हैंड इज़ अ 32 बिट। अब जो हम अगले हाफ कोर्स में पढ़ेंगे वो 32 बिट का होगा प्रोसेसर। होएवर इट इज़ डाउनवर्ड कंपैटिबल विद, मीनिंग दैट ऑल कोड रिटन फॉर इज़ वैलिड होता है। यानी कि जो भी कोड इसमें लिखा होगा वो इसमें भी वैलिड होगा, जो हम आगे एडवांस प्रोसेसर पढ़ेंगे। हिस्ट्री के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। इंटेल डिड रिलीज सम 4 बिट प्रोसेसर इन द बिगिनिंग, बट द हाफ मीनिंगफुल प्रोसेसर वाज 80। अब इंटेल वालों ने क्या किया, इंटेल जो कंपनी थी उन्होंने क्या किया कि 4 बिट प्रोसेसर 4 बिट वाला प्रोसेसर बनाया, जिसकी विड्थ 4 बिट थी शुरू में सबसे पहले। बट द फर्स्ट मीनिंगफुल प्रोसेसर वाज लेकिन सबसे पहला जो मीनिंगफुल था वो 8080 था, एंड जो कि 8 बिट प्रोसेसर था।
उसके बाद एन एडवांस वर्जन वाज़ रिलीज़्ड एज़ 80 यानी कि 8080 के बाद उसका एडवांस वर्जन आया जिसको 8085 का नाम दिया गया। उसके बाद इंटेल इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट 16 बिट प्रोसेसर नेम्ड 8088 एट द फर्स्ट व्हेन द कांसेप्ट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर वाज़ इवॉल्विंग। इनके जब पर्सनल कंप्यूटर का कांसेप्ट इवॉल्व हो रहा था, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए, इसके बारे में जब बातचीत हो रही थी, तो इंटेल ने इंट्रोड्यूस किया पहला 16 बिट प्रोसेसर जिसको 8088 का नाम दिया गया। ये पहला मीनिंगफुल प्रोसेसर था, यानी कि इस मीनिंगफुल प्रोसेसर के बाद उसके बाद ये आया एडवांस विद अ मैक्सिमम मेमोरी ऑफ 64 किलो, यानी कि इसकी मेमोरी क्या है 64 किलो ऑन द 8088। उसके बाद देखिए आईबीएम एम्बेडेड दिस प्रोसेसर इन देयर पर्सनल कंप्यूटर। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन वालों ने इस प्रोसेसर को अपने पर्सनल कंप्यूटर में डालना शुरू किया, उसके अंदर इस एम्बेड करना शुरू किया। द फर्स्ट मशीन रैन एट 4.43। ये भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जो पहली मशीन जो थी ना उसकी स्पीड कितनी होती थी 4.43 मेगाहर्ट्ज, इतनी स्लो होती थी। और अगर अब हम देखें अब तो गीगाहर्ट्ज में जो है वो स्पीड हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखें कुछ रजिस्टर्स यहाँ पे दिए होंगे हैं। अब ये रजिस्टर जो है ये इस प्रोसेसर के अंदर है, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक प्रोसेसर के बारे में अभी हम बात करें, सिर्फ एक प्रोसेसर के बारे में हम बात करें जो कि इंटेल एडवांस प्रोसेसर एक्सटेंडेड 8088 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर टोटल 14 रजिस्टर थे जो कि सी एस डी एस 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 ई एस और ऑनवर्ड यहाँ पे जाके ख़त्म हो रहे हैं। अभी हम आगे जाके डिटेल से इनको वन बाय वन पढ़ने जा रहे हैं इन सारे रजिस्टर को, जितने भी इस प्रोसेसर के अंदर है। सबसे पहले देखिए जनरल रजिस्टर। जनरल रजिस्टर्स कौन से होते हैं? अब ये देखें ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स और डी एक्स, ये हमारे पास जनरल रजिस्टर्स होते हैं, जिनको 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, जो कि हायर और लोअर 2 इनकी जो होता है वो साइड्स होती हैं, 2। अगर हम देखें तो रजिस्टर ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स एंड डी एक्स बिहेव एज जनरल पर्पस रजिस्टर। ये जनरल पर्पस रजिस्टर के तौर पर बिहेव करते हैं। इंटेल आर्किटेक्चर एंड डू सम स्पेसिफिक फंक्शन इन एडिशन टू इट। X is the name, X in their name stands for extended meaning। अब X का मतलब क्या है extended। अब 16 बिट रजिस्टर्ड है। फॉर एग्जाम्पल AX का मतलब क्या है accumulator extended। ठीक है, इसी तरह बेस एक्सटेंडेड, कोड एक्सटेंडेड और डेटा एक्सटेंडेड। अब इनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए। ये चारों सबसे पहली बात ये चारों जनरल रजिस्टर्स हैं जो कि इंटेल 88 में इस्तेमाल होते हैं। अब AX का फुल फॉर्म क्या है? accumulator extended, base extended, code extended and data extended। इट्स अपना लोअर बाइट आर सेपरेटली एक्सेसिबल। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है कि हर जनरल रजिस्टर की अपर लोअर 2 बाइट्स होती हैं, एक ये हायर और लोअर, यानी कि इनको हम सेपरेटली भी इस्तेमाल कर सकते हैं अलग-अलग तौर पर। उसके बाद देखें जो कि है AH हाई बाइट, जो कि है AH, इनके एक्यूमुलेटर हाई, एक्यूमुलेटर लो। ऑल रजिस्टर पर्पस रजिस्टर कैन बी एक्सेस्ड एज 1 16 बिट और एज 2 8 बिट रजिस्टर्स। यानी कि अभी ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, इनके टोटल कितनी बिट है? कितनी बाइट के हैं ये? 16 बिट के। लेकिन अगर हम इसको इन क्योंकि हमें पता है कि इनको हम सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमने पढ़ा है ना कि इसकी अपर लोअर बिट दोनों को हम सेपरेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अपर होती है, ये लोअर होती है, ये हायर लोअर। यानी कि अगर हम ये टोटल 16 का है, तो इसका मतलब हम ये दोनों 8-8 बिट के होंगे। यानी कि इन दोनों को 8-8 के बिट के तौर पे हम अलहदा से भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं सेपरेटली भी। द A of A stand for accumulator, जैसे मैंने आपको बताया, even though all general purpose register can access as accumulator। यानी कि तमाम जनरल पर्पस रजिस्टर, ये जो चारों रजिस्टर है जनरल पर्पस रजिस्टर, इसको हम एज एन एक्यूमुलेटर भी एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एक्यूमुलेटर हमने पढ़ा था ना जो पहला रजिस्टर था, जो कि हम जब ओवरऑल प्रोसेसर के आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे, वहाँ पे हमने पहले रजिस्टर पढ़ा था एक्यूमुलेटर। अब उसका काम क्या था? उसके अंदर तमाम अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। यानी कि वही अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन हम इन जनरल पर्पस रजिस्टर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हैं। अभी देखिए B स्टैंड फॉर बेस एक्सटेंडेड, C स्टैंड फॉर काउंटर एक्सटेंडेड और D स्टैंड फॉर डेस्टिनेशन। सॉरी, यहाँ पे C का मतलब काउंटर है और D का मतलब डेस्टिनेशन है, ठीक है? तो इन चारों रजिस्टर्स के नाम आपने इसी तरह देख लेने हैं, एक्यूमुलेटर एक्सटेंडेड, बेस एक्सटेंडेड, काउंटर एक्सटेंडेड और डेस्टिनेशन एक्सटेंडेड। नीचे देखें इंडेक्स रजिस्टर। अब हम पढ़ने लगे हैं इंडेक्स रजिस्टर। अब इसमें हमने जो पढ़ा है ना अभी
ये चारों तो हमें पता है क्या है, जनरल पर्पस रजिस्टर। अब हम देखने लगे हैं इंडेक्स रजिस्टर, यानी कि ये 2 हम पढ़ने लगे हैं, एसआई और डीआई। यहाँ पे देखें, एसआई-डी स्टैंड्स फॉर सोर्स इंडेक्स एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स। एस का एसआई वाला सोर्स इंडेक्स, डी का मतलब डेस्टिनेशन इंडेक्स रिस्पेक्टिवली। दीज आर द इंडेक्स रजिस्टर ऑफ द इंटर आर्किटेक्चर विद होल्ड एड्रेस ऑफ डेटा एंड यूज इन मेमोरी एक्सेस। ये क्या करते हैं, इंडेक्स रजिस्टर, यानी कि ये डेटा के एड्रेस को होल्ड करते हैं मेमोरी के अंदर, इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इंडेक्स रजिस्टर हमेशा आपने याद रखना है कि डेटा के एड्रेस को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। समझ आ गई? क्योंकि हम रजिस्टर्स की बात कर रहे हैं ना, ये जो हमने ये आप बात आपने याद रखनी है कि रजिस्टर जो टेम्परेरी स्टोरेज एरियाज होते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो हर रजिस्टर का एक अलग-अलग अपना काम होता है। कुछ पॉइंटर रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर जो हम वही है इंडेक्स रजिस्टर जो हम लोग पॉइंटर रजिस्टर पढ़े थे। यानी कि ये डेटा के एड्रेस को होल्ड करते हैं, इसके अंदर वैल्यू स्टोर होती हैं, ठीक है? डेटा के एड्रेस। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या है? दिस इज द स्पेशल रजिस्टर containing the address of the next instruction to be executed। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या है? एक स्पेशल रजिस्टर है जो कि एड्रेस, अगली इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करनी है उसके एड्रेस को कंटेन करता है, उसके एड्रेस को उसने अपने अंदर स्टोर किया होता है। अब यहाँ पे देखें, स्टैक पॉइंटर क्या है? एक कलेक्शन ऑफ मेमोरी। अब जैसे हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर पढ़ते हैं ना एरेज़ के बारे में, अब एरे किस लिए हम इस्तेमाल करते थे? उसके अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। इसी तरह स्टैक पॉइंटर भी बिल्कुल वैसे यूज़ होता है असेंबली लैंग्वेज के अंदर। यानी कि इसके अंदर वैल्यूज़ को स्टोर किया जाता है वन बाय वन, ठीक है? लेकिन जब इसको एक्सेस किया जाता है तो इसको हम लीफो के तरीके से जो है एक्सेस करते हैं, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि जो सबसे लास्ट में एंटर की जाती है उसको जो फर्स्ट सबसे पहले निकाला जाता है। यानी कि स्टैक इंडेक्स जो है ये बिल्कुल एरे की तरह होता है, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, उसके अंदर भी वैल्यू स्टोर करते हैं, इसके अंदर भी हम वैल्यू स्टोर करते हैं। तो सिंपली ये एमसीक्यू से आ सकता है कि स्टैक पॉइंटर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ मेमोरी होता है, इसके अंदर मेमोरीज हम लोग मेमोरी यानी कि डाटा हम लोग स्टोर करते हैं इसके अंदर। नीचे देखिए बेस पॉइंटर क्या होता है? ये भी एक मेमोरी पॉइंटर होता है जो कंटेन करता है एड्रेस, स्पेशल एरिया, मेमोरी के स्पेशल एरिया में, जिसको हम स्टैक कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्लैग रजिस्टर्स क्या होते हैं? फ्लैग रजिस्टर हमने ऊपर भी पढ़ा था क्या होते हैं, ठीक है? अब इनके अंदर यानी कि ये एज़ अ यूनिट काम नहीं करते, ये एज़ अ सेपरेटली हर बिट इनकी सेपरेटली काम करती है। हर बिट का अपना अलग मतलब होता है, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखिए टोटल 16 बिट का होता है, ये देखिए 16 बिट। अब यहाँ पे देखिए हर बिट का अपना-अपना काम है। ये कैरी बिट, ये पैरिटी बिट, इस तरह ये सारे हम लोग आगे जाके पढ़ने लगे हैं, ठीक है? तो ये मतलब कि ये याद रखना है कि ये एज़ अ यूनिट काम नहीं करती, ये एज़ अ इंडिविजुअल काम करती है। इसका हर बिट एज़ अ इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं। हर बिट का अपना-अपना अलग मीनिंग होता है, अपना-अपना अलग काम होता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखें, वही हम लोग पढ़ने लगे हैं फ्लैग रजिस्टर। 16 टोटल इसकी बिट होती हैं, अब 16 की 16 बिट हम देखने लगे हैं। यहाँ पर देखिए कैरी बिट का काम क्या होता है? यानी कि जब भी हम किसी कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहा होता है, जो भी कैरी होता है, ठीक है? जब हम किसी 2 वैल्यूज़ को प्लस कर रहे हैं, अगर वैल्यूज़ बड़ी आती है तो हम अक्सर कैरी रखते हैं ना, तो कैरी बिट के अंदर जाके स्टोर होता है, ठीक है? अब इस कैरी बिट का काम क्या है? जो भी कैरी होगा वो इस बिट के अंदर आके स्टोर होगा, ठीक है? तो इसका एक अलग काम है, ठीक है? इसी तरह पैरिटी बिट का काम क्या होता है? पैरिटी इज़ अ नंबर ऑफ वन बिट इन अ बाइनरी नंबर। पैरिटी इज़ आइदर ऑड और इवन। द इंफॉर्मेशन इज़ नॉर्मली यूज्ड इन कम्युनिकेशन टू वेरीफाई द इंटीजर और डाटा सेंड फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? साइन जो हर वैल्यू के साइन होते हैं ना, यानी कि जो इवन या ऑड पैरिटी जो होती है उसके बारे में बता रहा होता है कि कि ये कौन-सा इवन है, कौन-सा ऑड है, ठीक है? इस तरह ऑक्सिलरी कैरी होते हैं, ज़ीरो फ्लैग होता है। ज़ीरो फ्लैग इज़ सेट इफ द लास्ट मैथमेटिकल और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन हैज़ प्रोड्यूस्ड अ ज़ीरो इन इट्स डेस्टिनेशन। यानी कि अब जब भी हम कोई मैथमेटिकल या लॉजिकल इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 2 माइनस 2 किया है, हमने एक अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया है। अब इसमें क्या होगा, ये 2 माइनस 2 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 0। अब ये जो 0 आंसर आएगा, ये डायरेक्ट जाके इस ज़ीरो फ्लैग के अंदर जाके स्टोर होगा। समझ आ गई? तो ये इस ज़ीरो फ्लैग का मतलब होता है। अब आगे चलें, यहाँ पर देखें, इसी तरह साइन फ्लैग के अंदर क्या होता है? साइन फ्लैग के अंदर वैल्यूज़ के साइन स्टोर होता है, ठीक है? प्लस या माइनस वगैरह जो भी साइन होता है।
अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग 2 माइनस 5 करेंगे, तो क्या होगा, हमारी जो वैल्यू आएगा वो 3 नहीं होगा, वो -3 होगा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ जो साइन होता है वही आंसर के साथ साइन आता है। तो जो 5 के साथ जो साइन है, 5 के साथ क्योंकि माइनस था, तो वही आंसर के साथ भी साइन आएगा। तो जो हमारे पास आंसर आया था वो -3 आया था, तो उस -3 में जो साइन था वो इस साइन फ्लैग के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। इस तरह बाकी भी आपने पढ़ लेना है, ट्रैप फ्लैग होता है, इंटरप्ट फ्लैग होता है, डायरेक्शन फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग। अब ये 16 के 16 बिट हमने फ्लैग रजिस्टर्स की पढ़ी हैं। अब हम लोग पढ़ने लगे हैं सेगमेंट रजिस्टर्स। सेगमेंट रजिस्टर होते हैं CS, TS, SS एंड ES। इसको हम चंक ऑफ मेमोरी भी कहते हैं। क्या मतलब है इसका? अब ये देखें, मेमोरी जो है ना, इसके अंदर ना हमने इसको छोटे-छोटे हिस्सों में तक़सीम किया गया है। हर हिस्से को हम चंक कहते हैं, यानी कि हर हिस्से को हम सेगमेंट कहते हैं, ठीक है? अब मेमोरी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास कुछ 64 बिट की मेमोरी है, तो उसके अंदर हमने कुछ सेगमेंट्स बनाए हुए हैं और हर सेगमेंट को हमें जो है वो 64 किलो का बनाया हुआ है। यानी कि क्या करते हैं हम लोग, उस मेमोरी को हिस्सों में डिवाइड कर रहे होते हैं, उसको टोटल को मिला के फिर हमारे पास एक होल मेमोरी आती है, एक हमारे पास फुल मेमोरी आती है। तो उनको हम कहते हैं चंक ऑफ मेमोरी, यानी कि जो मेमोरीज़ के जो हिस्से हैं, जो पार्ट्स हैं, यानी कि जो सेगमेंट छोटे-छोटे बनाए जाते हैं, हर सेगमेंट की जो वो अलग से विड्थ होती है, जैसे कि कोई 64 किलो का होगा, इसी तरह मुख्तलिफ विड्थ के सेगमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे देखें, सेगमेंट्स रजिस्टर्स होते हैं, तो कोर सेगमेंट्स, एस का मतलब कोर सेगमेंट, डी एस का मतलब डेटा सेगमेंट, एस एस का मतलब स्टैक सेगमेंट, ई एस का मतलब एक्स्ट्रा सेगमेंट। ये चारों सेगमेंट रजिस्टर जो हैं वो आगे जाके हम डिटेल से पढ़ेंगे, विल बी डिस्कस्ड लेटर। यहाँ पे देखिए नीचे, और फर्स्ट प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम हम लोग करने लगे हैं। अब फिर से वही उन्होंने डेफिनेशन लिखी है कि प्रोग्राम एक का क्या है, एक ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है प्रोसेसर के लिए। अब यहाँ पे देखिए प्रोग्राम में उन्होंने छोटा सा लिखा हुआ है, AX मूव 5 टू AX, यानी कि यहाँ पे 5 वैल्यू को हम एक्यूमुलेटर एक्सटेंडेड रजिस्टर के अंदर स्टोर करने जा रहे हैं, मूव करने जा रहे हैं। 5 को हम इस रजिस्टर के अंदर मूव कर रहे हैं। मूव 10 टू BX का मतलब क्या है कि 10 को मूव करो इस बेस एक्सटेंडेड रजिस्टर के अंदर। ये एक्यूमुलेटर एक्सटेंडेड था, ये बेस एक्सटेंडेड रजिस्टर। 5 को हमने मूव किया AX के अंदर, 10 को हमने मूव किया BX के अंदर। अब थर्ड स्टेटमेंट में देखिए, ऐड BX टू AX, यानी कि BX के अंदर जो वैल्यू है, BX के अंदर क्या वैल्यू गई 10, जो भी हमने मूव किया था। अब ये जो 10 है इसको हमने मूव किया AX के अंदर। AX के अंदर पहले क्या था, सॉरी ऐड किया AX के अंदर। AX के अंदर पहले क्या था 5, अब 5 के अंदर ऐड हो गया 10 जो BX के अंदर था। टोटल मिला के हमारे पास 15 वैल्यू इस AX रजिस्टर में गई है, ठीक है। अब ये जब ऐड होती है ना, इसका मतलब BX टू AX का मतलब क्या, कि जो BX के अंदर जो वैल्यू है ये AX के अंदर जाके ऐड होगी और वो इसी रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो स्टोर होने के बाद AX के जो वैल्यू है वो 15 हो जाएगी। अब मूव 15 टू BX का मतलब क्या है, अब BX के अंदर जो वैल्यू पहले कितनी थी, 10 थी, अब क्या होगी 15 हमने इसके अंदर मूव कर दिया। अब क्या, फिर हम ऐड करेंगे BX टू AX। अब BX के अंदर वैल्यू 15 होगी, उस 15 को हम लोग AX इस रजिस्टर के अंदर मूव कर देंगे। अब जब हमने ऐड किया था तो AX के अंदर क्या वैल्यू चली गई थी 15। अब 15 इसके अंदर ऑलरेडी वैल्यू थी। अब BX के अंदर क्या वैल्यू थी, अभी जो हमने 15 इसके अंदर डाली, 15 फिर हम इसके अंदर ऐड किए, तो टोटल AX रजिस्टर के अंदर जो है वो 30 वैल्यू हो गई, 30 वैल्यू हो गई। समझ आ गई? अब यहाँ पे देखिए असेंबली लैंग्वेज बढ़िया। अब यहाँ पे देखें, जो भी कोड होगा ना वो इस तरह होगा, यानी कि जो भी हमें इंस्ट्रक्शन असेंबली लैंग्वेज के अंदर करनी है ना, उसके उसका ऑर्डर क्या होगा, पहले ऑपरेशन होगा, फिर डेस्टिनेशन होगा, फिर सोर्स होगा, ठीक है। यानी कि पहले ही तो हम जो है वो नामोनिक्स यूज करेंगे, जो वर्ड असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो प्री डिफाइंड जो वर्ड होता है, मूव, कुछ अरिथमेटिक और लॉजिकल जो इंस्ट्रक्शन जो हमने ऊपर पढ़ी थी, ठीक है। उस यानी कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और इस तरह लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नोट, वो इस ऑपरेशन की जगह आएंगे। डेस्टिनेशन क्या होगा, सोर्स और डेस्टिनेशन का मतलब क्या है कि सोर्स की जो वैल्यू है, यहाँ पे कोई वैल्यू दी जाएगी, वो वैल्यू इस डेस्टिनेशन में हमेशा कोई ना कोई रजिस्टर इस्तेमाल होगा। वो एक्यूमुलेटर एक्सटेंडेड भी हो सकता है, बेस एक्सटेंडेड भी हो सकते हैं, यानी कि AX भी हो सकता है और BX भी हो सकता है। सोर्स में हमेशा कोई ना कोई वैल्यू होगी या किसी वैल्यू का एड्रेस भी हो सकता है, ठीक है। तो उस वैल्यू को हमने इस डेस्टिनेशन के अंदर डालना है और वो इसी के अंदर, इस रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो इसका ऑर्डर इस तरह भी हो सकता है, ऑपरेशन डेस्टिनेशन, ठीक है। जैसे कि
अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मूव AX, 2, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं ऑपरेशन मूव AX, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं मूव। अब यहाँ पे देखें मूव क्या है, एक ऑपरेशन है। AX क्या है, डेस्टिनेशन है जिसमें 2 जाके स्टोर होगा, ठीक है। 2 क्या है, यहाँ पे सोर्स है, सोर्स इस डेस्टिनेशन में जाके स्टोर हो जाएगा, यानी कि मूव किया जा रहा है। 2 इस रजिस्टर के अंदर मूव जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। इसी तरह मूव AX का यानी कि ऑपरेशन, यहाँ पे मूव लिखा है, डेस्टिनेशन यहाँ पे AX लिखा है। इस तरह भी हम स्टेटमेंट को लिख सकते हैं और जस्ट हम सिंगल मूव भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने एक सीक्वेंस हमें बताया हुआ है कि हम असेंबली लैंग्वेज के अंदर किस तरह कोड को राइट करते हैं। तो ये पहला कोड हमारा देखें, यहाँ पर देखें, अ प्रोग्राम टू लोड 3 नंबर्स यूजिंग रजिस्टर्स। अब रजिस्टर्स को इस्तेमाल करते हुए हम 3 नंबर्स को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपने याद रखनी है। सबसे पहली बात कि जब भी हम इसके अंदर, क्योंकि हम लैंग्वेज लैंग्वेज के अंदर हम कोई भी लैंग्वेज चाहे वो हाई है या लो है, वहाँ पे हम कॉमेट्स यूज़ करते हैं। वहाँ पे हर लैंग्वेज के अंदर कॉमेट्स को लिखने का अलग तरीका होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमर्स असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखने का क्या तरीका है, पहले हमने सेमीकोलन लगाना है, फिर हमें उस जो भी हमने लिखना है इंस्ट्रक्शन, जो भी हमने टेक्स्ट लिखना है वो उसके बाद लिखेंगे। पहले सेमीकोलन फिर हम टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रोग्राम शुरू हो रहा है, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम प्री डिफाइन कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। यानी कि जैसे हम हाई लेवल लैंग्वेज सी या C++ के अंदर हम कुछ हेडर फाइल्स लिखते हैं ना, ऊपर कुछ हेडर फाइल्स वगैरह जो कि प्री डिफाइन होते हैं। इसी तरह जैसे वो लिखना लाजमी होता है प्रोग्राम को लिखने से पहले, इस तरह ये भी स्टेटमेंट लिखना लाजमी है असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम शुरू करने से पहले, ठीक है। इसमें क्या है, ब्रैकेट के अंदर ORG 0x0100 फिर ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे देखें प्रोग्राम यहाँ से शुरू हो रहा है, मूव AX टू 5। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, ये हमारे पास क्या है, ऑपरेशन है, मूव किया जा रहा है, और ये डेस्टिनेशन है जिसके अंदर सोर्स की वैल्यू जाएगी। ये हमारे पास सोर्स है। 5 इस एक्यूमुलेटर एक्सटेंडेड के अंदर जा रहा है, फिर मूव कर रहे हैं हम लोग 10 को इस बेस एक्सटेंडेड के अंदर, फिर हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू AX के अंदर जाएगी या BS के अंदर जाएगी, AX के अंदर जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ जो लिखा होगा वो डेस्टिनेशन की वैल्यू होगी। तो हमेशा सोर्स की वैल्यू ही डेस्टिनेशन के अंदर जाती है, ठीक है। तो सोर्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, BX के अंदर वैल्यू हमने क्या मूव की थी, 10। अब ये 10 इस AX के अंदर जाएगा, ऐड हो जाएगा। AX के अंदर क्या था, 5, अब 10 इसके अंदर जाके ऐड हो जाएगा, तो AX के अंदर वैल्यू स्टोर होगी, BX के अंदर नहीं होगी, ठीक है। BX की तो जस्ट वैल्यू इसके अंदर ऐड की जा रही है इसके अंदर, तो स्टोर इसके अंदर होगी। टोटल 15 वैल्यू होगी। उसके बाद मूव किया हमने 15 को दोबारा BX के अंदर, BS एक्सटेंडेड के अंदर, फिर हमने क्या किया, फिर BX की वैल्यू 15 थी, BX की वैल्यू को हम फिर AX के अंदर लेके गए और वैल्यू यहाँ स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब AX की पहले 15 थी वैल्यू, फिर 15 होंगी तो टोटल 30 हमारा जो आउटपुट आएगा। अब फिर यहाँ पे लास्ट में भी 2 कुछ स्टेटमेंट है जो प्री डिफाइन है, यहाँ पे हमने यहाँ पे देखें, ये भी आपने हमेशा जब प्रोग्राम को टर्मिनेट करना, ख़त्म करना, तो ये स्टेटमेंट लिखना लाज़मी है, ठीक है। ये प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले, ये प्रोग्राम को टर्मिनेट करने से पहले क्या किया जा रहा है, इस एड्रेस को 0x4C00 इसको AX के अंदर लेके जा रहे हैं। अब इस एड्रेस को हम इसके अंदर क्यों लेके जा रहे हैं, ताकि इस रजिस्टर को पता चले कि प्रोग्राम जो है वो एंडिंग में चला गया, वो एंड हो चुका है, ठीक है। तो इस एड्रेस का ये मतलब है प्रोग्राम को टर्मिनेट करना। इस तरह इंट लास्ट में लिखेंगे 0x221। ये सारा कुछ उन्होंने डिटेल से वही समझाया हुआ जो मैंने अभी आपको बताया। अब असेंबलर क्या होता है? जैसे कि हम बताएँ कि हर लैंग्वेज को रन करने के लिए कुछ असेंबलर इस्तेमाल होता है, ठीक है? जैसे C++ हाई लेवल लैंग्वेज को रन करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है? इसी तरह बहुत से कंपाइलर्स होते हैं जो कि लैंग्वेजेस को रन करते हैं। अब असेंबलर एक स्पेशल कंपाइलर है जो कि असेंबली लैंग्वेज को रन करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है? अब इसके लिए यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि नेसम हम इस्तेमाल करते हैं। नेसम एक इस नेसम का मतलब है नेट वाइड असेंबलर, ये भी आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद कर लेना है, नेट वाइड अ, असेंबलर, ठीक है? यानी कि नेसम एक असेंबलर है जो कि असेंबली लैंग्वेज को रन करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब नीचे देखें यहाँ पे, ये उन्होंने बताया हुआ कि जब हम असेंबलर को स्टार्ट करते हैं तो हमने क्या-क्या कुछ लिखना होता है, यानी कि अपने जो फ़ोल्डर होते हैं, यानी कि सबसे पहले हमें नेसम लिखना होता है, फिर अपने फ़ोल्डर का नेम डॉट ने एसएम, यानी कि जो हमने फ़ोल्डर स्टोर किया होता है वो हमें डॉट एसएम के एक्सटेंशन से स्टोर किया जाता है। जो डॉट एसएम के एक्सटेंशन से हम जो स्टोर करेंगे
होंगे उसको ही जो है वो यहाँ पे हम लिखेंगे, फिर माइनस ओ, फिर हम लिखेंगे अपने वही फ़ोल्डर का नेम, फ़ाइल का नेम, फिर डॉट कॉम लिखेंगे, फिर हम जो है हमारा जो है वो कंपाइलर चलेगा। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे फिर से हमने कुछ कोड लिखा हुआ है, जो हमने पीछे किया हुआ है। अब यहाँ पे हमने वो 2 चीज़ समझा है कि ऑफसेट और ऑपकोड क्या होता है। अब ऑपकोड जो ये जो है ना, इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है मेमोरी में, वो इस तरह मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, ठीक है? इस फॉर्म में स्टोर होता है ऑपकोड जिसको हम कहते हैं, ठीक है? अब उसके बाद D80 का मतलब क्या है कि हम AX के अंदर इस 5 को मूव कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी हम जिस भी वैल्यू को हम AX एक्यूमुलेटर एक्सटेंडेड रजिस्टर के अंदर मूव करेंगे ना, उसकी जगह हम यहाँ पे ऑपकोड B8 यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे भी हम BX को AX के अंदर यूज़ कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम यहाँ BX को हम AX के अंदर ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे देखिए अब 10 को जब BX, अब जब BX के अंदर जब हमने मूव करना है तो उसके लिए हम ऑपकोड हमेशा BB से शुरू होगा। इसी तरह हर वैल्यू का जो है वो अपना अलग-अलग ऑप कोड होता है। ऑफसेट क्या होता है, जब हम कंपाइल करते हैं ना, जब असेंबलर हम यूज़ करते हैं, जैसा हम नेसम यूज़ करेंगे, तो वो अलग से अपना एक एड्रेस जनरेट करता है हर वैल्यू के लिए, ठीक है? तो उसको ऑफसेट कहते हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट कॉलम इज़ अबव लिस्टिंग इज़ ऑफसेट ऑफ द लिस्ट इंस्ट्रक्शन। पहला कॉलम हमारे पास ये क्या है, ऑफसेट दिए हुए हैं इन द आउटपुट फाइल, यानी कि जब हम असेंबलर में आउटपुट जनरेट करते हैं तो उसमें इफ़ात हमें एड्रेस दिए होते हैं। नेक्स्ट कॉलम इज़ अ ऑप कोड, ये हमारे पास कॉलम ऑप कोड का है, इनटू व्हिच आवर प्रोग्राम वाज इन ट्रांसलेटेड, यानी कि हर स्टेटमेंट जब ट्रांसलेट होती है तो वो इस ऑप कोड की शक्ल में होती है, ठीक है? इन दिस केस दिस ऑप कोड इज़ B8। अब यहाँ पे वही बताया हुआ कि जब AX रजिस्टर के अंदर मूव करेंगे तो वो उसका ऑपकोड B8 होगा, BX के लिए BD होगा, ठीक है? तो वही आपने याद कर रख लेना। यही वो बताया हुआ कि ऑपकोड BB इज़ द मूविंग फॉर अ कांस्टेंट इनटू द BX रजिस्टर। BX रजिस्टर मूव करेंगे तो BB होगा। और 0 A क्या है? ये 10 ASCII कोड के अंदर 10 जो है वो ASCII कोड के अंदर 0A 00 का बैंड है। लास्ट टॉपिक है हमारे पास सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल। अब सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल क्या होता है? अच्छा, सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल को समझने के लिए मैंने कुछ इसको कंसाइज़ किया हुआ है इस टेक्स्ट को, काफ़ी लेंथी यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, बट मैं इसको काफ़ी प्रिसाइज़ली आपको समझाऊँगी। ऑलरेडी लेक्चर काफ़ी लेंथी हो चुका है। यहाँ पे देखें, एक्सटेंडेड सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल क्या है, इन ओल्डेस्ट प्रोसेसर लाइक 8088, 8085, जैसे कि पहले प्रोसेसर थे जो कि 8088 से जो पहले थे पुराने, जो कि 8 बिट्स के थे, ओनली 64 किलोबाइट ऑफ मेमोरी कुड बी एक्सेस्ड, सिर्फ 64 किलोबाइट मेमोरी को एक्सेस कर सकते थे यूजिंग अ लीनियर मॉडल। जबकि 64 किलोबाइट बहुत स्मॉल था न्यू प्रोग्राम, यानी कि जो हमने कोई भी अगर नया प्रोग्राम बनाना तो उसके लिए काफ़ी थोड़ी ही मेमोरी थी। व्हेन इंटेल डिज़ाइन द 8080, जब इंटेल कंपनी ने ये प्रोसेसर डिज़ाइन किया, हर पर्सनल कंप्यूटर के अंदर ये इस्तेमाल होना शुरू हो गया। दे इंट्रोड्यूस अ सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल, तो उन्होंने सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल का इंट्रोड्यूस किया। क्यों? तो क्योंकि हमें ये मेमोरी कम लगती थी, स्टोरेज हमें हम लोग क्या चाहते थे कि न्यू प्रोग्राम के लिए हमारे पास ज़्यादा स्टोरेज हो। ज़्यादा स्टोरेज के लिए सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल डिज़ाइन किया गया। ये क्यों डिज़ाइन किया? ताकि हम रिमेन कंपैटिबल विद ओल्ड 8085, ताकि हम ये जो पुराने थे जो कि 64 किलोबाइट मेमोरी के थे, इनके साथ हम कंपैटिबल रह सकें। एक्सेस अप टू 1 एमबी ऑफ मेमोरी, यानी कि इसको इस्तेमाल करते हुए हम 1 एमबी की मेमोरी को एक्सेस कर सकते थे, ठीक है? इसलिए सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल बनाया गया। सेगमेंट का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था कि हर मेमोरी को सेगमेंट्स में तकसीम किया है। सेगमेंट का मतलब चंक ऑफ मेमोरी, ठीक है? यानी कि एक मेमोरी का एक हिस्सा, ठीक है? जो कि कई बाइट्स का हो सकता है, किलोबाइट का हो सकता है। व्हाट इज़ सेगमेंट मेमोरी? क्या है? मेमोरी इज़ डिवाइडेड इंटू सेगमेंट। सेगमेंटेड मेमोरी में सिंपल कि मेमोरी को सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है। मैंने आपको बताया था पहले भी, ठीक है? मेमोरी को हिस्सों में, चंक में तक़सीम किया जाता है, छोटे-छोटे हिस्सों में, और हर तमाम हिस्सों को मिला के एक होल मेमोरी बनती है, एक मुकम्मल मेमोरी बनती है। अब यहाँ पे देखें, इसमें इन सेगमेंट्स के भी नाम ये रखे गए सेगमेंटेड मेमोरी के अंदर: कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, ठीक है? ईच सेगमेंट इज 64 किलोबाइट इन साइज। अब हर सेगमेंट अपने साइज में जो थी वो कितने 64 किलोबाइट की थी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर उन्होंने डायग्राम बनाई होगी नीचे, यहाँ पे देखें, एक ये जो है ना एक फिजिकल मेमोरी है,
ये एक सारी एक फिजिकल मेमोरी है, जो कि वो एक होल मेमोरी है सारी की सारी, जो कि 00000 एड्रेस से शुरू हो रही है, एफ तक जाके ख़त्म होगी। अब इसके अंदर सेगमेंट्स बनाए गए हैं, जो कि एक सेगमेंट यहाँ पर उन्होंने शो करा है 64 किलो का, ठीक है? तो ये हमारे पास एक सेगमेंट है कि मेमोरी का एक चंक है, एक हिस्सा है इसका। समझ आ गई? तो उसके बाद देखें, ये हर सेगमेंट 64 किलोबाइट है, जैसे वही मैंने बताया। सेगमेंट जो होता है, स्टार्टिंग एड्रेस हेल्ड इन अ सेगमेंट रजिस्टर। अब यहाँ पे देखिए 4 सेगमेंट रजिस्टर के नाम लिखे हैं, कोर सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, स्टाइल सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, और हर सेगमेंट का अपना-अपना काम आता है। अब ये किस तरह काम करते हैं, ईच सेगमेंट रजिस्टर गिव्स अ बेस एड्रेस। हर सेगमेंट रजिस्टर का अपना एक बेस एड्रेस होता है, जिसको हम विंडो का फ्लो कहते हैं, जिसको हम फ्लोर ऑफ अ विंडो कहते हैं, फ्लोर यानी फर्श। एंड ऑफसेट फ्रॉम रजिस्टर लाइक आईपी, एसपी, एसआई, डीआई, ईटीसी, और एक ऑफसेट ऐड किया जाता है इस बेस एड्रेस के साथ, ठीक है? हर सेगमेंट रजिस्टर का एक बेस एड्रेस होता है, उस बेस एड्रेस के साथ एक ऑफसेट ऐड किया जाता है। जब हम उस बेस के सेट के साथ ऑफसेट ऐड करते हैं ना, तो हमें एक रियल फिजिकल एड्रेस मिलता है। समझ आ गई? यानी कि जब हमने कोई टोटल एड्रेस, हमें कोई एक्चुअल मेमोरी एड्रेस चाहिए, तो हमने क्या करना, जो सेगमेंट रजिस्टर का जो बेस एड्रेस होगा, उसके अंदर हमने क्या करना है, ऑफसेट का एड्रेस ऐड करना है। एड्रेस ऐड करने के बाद हमारे पास एक फिजिकल एड्रेस होगा। यहाँ पे देखिए ऑफसेट की वैल्यू इस बेस सेगमेंट के बेस एड्रेस के साथ ऐड की जा रही है, वह हमें एक फिजिकल मेमोरी बन रही है। समझ आ गई? अब ये इस्तेमाल क्यों होता है? अब ये अब यहाँ पे देखें, मैं आपको कैलकुलेटर के ज़रिए करके दिखाती हूँ। यहाँ पर उन्होंने एक इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल थी, जो कि पेपर में भी आ सकती है। अब यहाँ पे देखें, उन्होंने बताया हुआ है कि सेगमेंट है, और इस यानी कि ऑफसेट में हमने क्या करना है, बेस सेगमेंट की वैल्यू को ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमारे पास एक 20 बिट फिजिकल मेमोरी बन रही है। अब यहाँ पे देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल, इन द प्रोग्राम द रोड व्हेन लोडेड इनटू मेमोरी हैड अ वैल्यू ऑफ। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 वैल्यूज़ है, एक ये वैल्यू है हमारे पास, जो कि आज के कोड में है, एक ये वैल्यू है, ठीक है? अब हर वैल्यू हमारे पास जब फिजिकल एड्रेस होता है, वो हमारे पास 20 बिट में होना चाहिए। हर एड्रेस हमारे पास 20 बिट का होना चाहिए, ठीक है? तो उसको 20 बिट बनाने के लिए क्या करेंगे, इस वैल्यू के यानी कि जो हमारे पास होगा बेस एड्रेस सेगमेंट रजिस्टर का, उसके हम राइट साइड में एक 0 लगाएँगे, ठीक है? अब यहाँ पे देखें, ये जो एड्रेस है हमारे पास, इसके हम राइट साइड में ये 0 लगा रहे हैं, और इस एड्रेस का हम लेफ्ट साइड में एक 0 लगा रहे हैं। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास रियल ये वैल्यू आएगी। अब ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह हम लोगों ने जो है वो वैल्यूज़ को जो है वो ऐड करना है। अ सबसे पहले हम कैलकुलेटर में चलते हैं, यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग में जाएँगे, और उसके बाद सॉरी हेक्साडेसिमल में हर वैल्यू होती है, ठीक है? ये बात आपने याद रखनी है कि हर वैल्यू जो है वो हेक्साडेसिमल में होती है असेंबली लैंग्वेज के अंदर। अब यहाँ पे देखें, क्या करेंगे हम लोग, 2 वैल्यूज़ है हमारे पास, 001 डबल 0, दूसरी वैल्यू है 1 DDD 0, 1 DDD 0, इसमें हम ऐड करेंगे 00100, तो हमारे पास आंसर जाएगा 1DEDO, 1DEDO। हेक्साडेसिमल में भी वैल्यू है, बाइनरी में हमारे पास ये वैल्यू बन रही है। यहाँ पे देखिए आंसर हमारे पास क्या है, 1DEDO। यहाँ पे देखें, लास्ट में अब हम इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल को, ये हमें अलो करता है कोड को हैंडल करने के लिए, डाटा स्ट्रैप को हैंडल करने के लिए। अब ये सपोर्ट करता है 1 मेगाबाइट, क्योंकि हमारे पास पहले 64 किलोबाइट की थी। जब हमने सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल को यूज़ किया, तो ये 1 मेगाबाइट हमें मेमोरी एक्सेस हुई, ठीक है? तो ये कीप करता है ओल्ड सॉफ्टवेयर कंपैटिबल, तो पुराने सॉफ्टवेयर के साथ भी कंपैटिबल रहने के लिए भी ये हमारे हमारे लिए इस्तेमाल होता है, हमारे लिए यूज़फुल है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। आई होप सो कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कहीं से कंफ्यूजन हो उसको काइंडली मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगर कोई टॉपिक आपको डिटेल में भी समझना है, जैसे कि मैंने तो आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर ही दिया है डिटेल से, और वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।